एमए फाइनल भूगोल के छठे पेपर के बी ऑप्शन में प्रादेशिक नियोजन एवं विकास का ऑप्शनल पेपर है। इस प्रादेशिक नियोजन और विकास के पेपर के अंतर्गत आज हम पहला बिंदु प्रदेश की अवधारणा, भूगोल में प्रदेश की अवधारणा को लेंगे। प्रादेशिक नियोजन और विकास भूगोल की प्रदेश की अवधारणा पर ही आधारित है, उसी पर उसको विकसित किया गया है। इसलिए भूगोल के भीतर प्रयुक्त होने वाली प्रदेश की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं को जानना हमारे लिए आवश्यक है। प्रदेश की अवधारणा का प्रयोग विभिन्न विषयों में और भूगोल विषय में भी विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग भावों से लिया गया है, अलग अलग अर्थों से लिया गया है। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है जो या तो धरातलीय विशेषताओं के अनुसार, जैसे पर्वतीय या मैदानी, या राजनीतिक प्रशासनिक सीमाओं के द्वारा निर्धारित होती है तथा जिसकी कोई अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। बाकी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेशों से वो भिन्न होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। इस क्षेत्रीय इकाई में कुछ ऐसी बात पाई जाती है जो उसे एक जैविक इकाई के रूप में संगठित कर देती है। जैसे कोई एक क्षेत्र किसी जीवधारी की तरह एक संपूर्ण इकाई के रूप में जुड़ा हुआ है, संगठित है, उस प्रकार की उसमें विशेषता पाई जाती है। कोई क्षेत्र और प्रदेश की अवधारणा, जिसे प्रदेश को तो रीजन बोला जाता है जबकि क्षेत्र माने एरिया होता है। कोई भी एक क्षेत्र एक द्विविम भौगोलिक इकाई होता है। द्विविम का मतलब है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इकाई हों, तो द्विविम या 2 डायमेंशनल हो गया। ये किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या राजनीतिक सीमाओं द्वारा निर्धारित होता है। किसी प्रदेश में उसको संयोजित करने वाली, संगठित करने वाली एक शक्ति पाई जाती है, एक उसमें पाए जाने ऐसी प्रक्रिया, गतिविधि पाई जाती है, विशेषता मिलती है। लेकिन किसी क्षेत्र में ऐसी विशेषता का प्राय अभाव पाया जाता है। सामान्यतः किसी प्रदेश से तात्पर्य एक क्षेत्रगत आधार वाली, मतलब पृथ्वी के धरातल पर लंबाई चौड़ाई युक्त कोई क्षेत्र, ऐसी आधार वाली इकाई से लिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश का एक क्षेत्रीय विस्तार हुआ करता है। परंतु कई विद्वान इसे एक व्यक्तिनिष्ठ तथ्य भी मानते हैं। व्यक्तिनिष्ठ तथ्य का मतलब है कि आप धरातल के ऊपर या मानचित्र के ऊपर अपनी मर्जी से जितने भी प्रदेश, छोटे बड़े, अलग अलग आकृति के बना सकते हैं। यानी कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रदेश को किसी भी प्रकार खींच सकते हैं। धरातल पर या उस प्रदेश में जाए बिना ही, हम उसकी विशेषताओं को समझे बिना ही अपने मर्जी से उसको खींच सकते हैं। ऐसी कुछ लोगों की अवधारणा है। प्रदेश के संबंध में ऐसी अवधारणा को हम व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा मानते हैं, लेकिन इसको मानने वाले लोग कम हैं। प्रदेश को एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई मानने वाले भूगोलवेत्ता अधिक हैं। प्रदेश की संकल्पना को लें तो भूगोल में प्रदेश के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। जर्मनी के विद्वानों ने अपनी जर्मन भाषा का प्रयोग करते हुए उसके लिए विभिन्न शब्द प्रयुक्त किए, जैसे
लैंड या लैंड शेफ्ट या लैंडर कुंडे या लैंड शेफ्ट कुंडे आदि शब्द अलग अलग प्रदेश के लिए और भी कई शब्द उपयोग में लाए गए, लेकिन वर्तमान में प्रदेश शब्द एक विशिष्ट अर्थ से समायोजित, विशिष्ट अर्थ को धारण किए हुए भूगोल की एक विशेष खास संकल्पना है। भूगोल में प्रदेश की संकल्पना एक महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करती है। भूगोल में हम जानते हैं अध्ययन की विधि के अनुसार दो प्रकार की उपागम है, दो प्रकार की अध्ययन विधि है, विचारधाराएं हैं। एक क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक भौगोलिक तथ्य का अध्ययन सभी क्षेत्रों या पूरे विश्व भर के लिए किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी भौगोलिक तथ्यों का एकीकृत अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे विश्व के मानचित्र पर कोयला प्रदेशों का वितरण दिखाएं तो वो क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता का अध्ययन होगा कि एक भौगोलिक तथ्य को पूरे विश्व के सभी क्षेत्रों के लिए हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो कोयला प्रदेश हो जाएंगे, लेकिन वो क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता के लिए है। लेकिन प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के लिए कोई एक लिए गए प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों को एक साथ लिया जाता है। इसका उदाहरण जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक और मानव से जुड़े तथ्यों का समन्वित अध्ययन करना, वो ऐसा प्रदेश प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के लिए मायने रखता है जिसमें सभी तथ्यों को एक साथ लिया जाता है। ऐसे सभी तथ्य मिलकर उस प्रदेश को एक अलग समायोजित या समग्र पहचान प्रदान करते हैं। भूगोल में अध्ययन विधि के द्वैतवाद यानी कि प्रादेशिक विधि से पढ़ें या क्रमबद्ध विधि से, इसका विरोध करने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल में किए जाने वाले अध्ययन अन्य विशेषीकृत विज्ञान या क्रमबद्ध विज्ञानों से कोई अलग नहीं रह जाते। जैसे समाज के संरचना, समाज की विशेषताएं, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, लेकिन सामाजिक भूगोलवेत्ता भी इन सब का अध्ययन करता है, लेकिन वो उनको एक भौगोलिक दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय भिन्नता की दृष्टिकोण से देखता है। हालांकि समाजशास्त्री भी इस अध्ययन को करते हैं। तो समाज की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाली शाखा सामाजिक भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययनों को वैध ठहराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिन चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्री पहले से कर रहा है उसको सामाजिक भूगोलवेत्ता फिर से अध्ययन करने लगता है। तो ये क्रमबद्ध भूगोल के मानने वालों के लिए ये एक है ना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम जिस भी क्रमबद्ध भूगोल की शाखा की बात करते हैं तो उस शाखा से संबंधित एक विशेषीकृत विज्ञान पहले से उपलब्ध है। तो क्रमबद्ध भूगोल की अंतिम विधि इसलिए माननी नहीं जा सकती, क्योंकि तब भूगोल का अस्तित्व को हम सही ठहरा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्रमबद्ध भूगोल की विधि को मानने से हमें अगर क्रमबद्ध भूगोल की विधि को अंतिम विधि मान ले भूगोल में, तो विभिन्न क्रमबद्ध विज्ञानों द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों का हम डुप्लीकेशन कर रहे होते हैं, उसकी वापस उसको वही काम दोबारा दोहराने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भूगोल को भूगोल बनाने वाला क्रमबद्ध विधि हो ही नहीं सकती। भूगोल को भूगोल का स्वरूप देने वाली जो विधि है वो प्रादेशिक विधि है। प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन का लक्ष्य किसी चुने गए क्षेत्र में विभिन्न
चुने गए क्षेत्र में विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना है। इस प्रकार के अध्ययन किसी भी अन्य विषय में नहीं किए जाते। प्रादेशिक भूगोलवेत्ता जो अध्ययन करता है वो सभी प्राकृतिक और मानवीय भौगोलिक तथ्यों का समन्वित अध्ययन है। ऐसा समन्वित अध्ययन कोई नहीं करता, कोई विज्ञान नहीं करता है। भूगोल में समन्वित अध्ययन किसी क्षेत्र के संबंध में किया जाता है और यही भूगोल की परिभाषा है या भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य है। जो इसी परिभाषा या इसी भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य को आधार बनाकर ही हम भूगोल को अन्य विज्ञानों से अलग ठहरा पा सकते हैं, अलग सही ठहरा सकते हैं। भूगोल को एक स्वतंत्र अस्तित्व हम उसको प्रदान कर सकते हैं, वैधानिक रूप से उसको एक अलग अस्तित्व दे सकते हैं। इसलिए प्रदेश की विशेषताएं और उसका महत्व क्या है भूगोल में, उसको जानना आवश्यक है। चूँकि भूगोल के अध्ययन की विधि प्रादेशिक भूगोल है, जिसमें सभी क्रमबद्ध अध्ययन विभिन्न तथ्यों के बारे में किए गए क्रमबद्ध अध्ययनों को जोड़ दिया जाता है। तो प्रादेशिक भूगोलवेत्ता का जो मुख्य हथियार है, उपकरण है, वो प्रदेश की अवधारणा है। और प्रदेश की अवधारणा की कुछ विशेषताएं हम लेते हैं। प्रथम है, प्रत्येक प्रदेश अनूठा या विशिष्ट इकाई होती है। प्रत्येक प्रदेश एक अनूठी क्षेत्रीय इकाई होती है। अनूठी क्षेत्रीय इकाई का अर्थ है कि वो प्रदेश किसी भी अन्य पड़ोसी या दूर के प्रदेशों से भिन्न होता है। वो प्रदेश समग्र स्वरूप लिए हुए रहता है। उसमें विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय भौगोलिक तथ्यों के समायोजन के फलस्वरूप वो प्रदेश विकसित होता है। इसलिए वुफ्टर नाम के विद्वान ने लिखा कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा में प्राकृतिक और मानवीय कारकों ने मिलकर सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की एक समरूपता निर्मित कर ली है। इस विशेष प्रकार के समरूपी मानव पर्यावरण समायोजन के कारण ही किसी प्रदेश के क्षेत्रीय लक्षण निकटवर्ती प्रदेशों से भिन्न हो पाते हैं। चूँकि एक प्रदेश में प्रकृति और मानव का जो संबंध है वो दूसरे प्रदेश में प्रकृति के साथ मानव के जो संबंध हैं उनसे भिन्नता दिखाता है। इसलिए कोई प्रदेश दूसरे प्रदेश से अनूठा या विशिष्ट या अलग होता है। दूसरी विशेषता है प्रदेश की, प्रदेश संपूर्णता का परिचायक होता है। संपूर्णता का अर्थ है कि किसी प्रदेश की पहचान न केवल प्राकृतिक और न केवल सिर्फ मानवीय भौगोलिक तथ्यों के से बनती है, अपितु किसी प्रदेश की पहचान मानव और प्रकृति के सभी भौगोलिक तथ्यों के आपस में मिलकर बनने से, आपस में मिलने से उसकी समग्रता विकसित होती है। और प्रदेश की परिभाषा में ही शामिल है कि प्रदेश सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों के मिलने से जो क्षेत्रीय पहचान बनती है उसको प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश इसलिए संपूर्णता का परिचायक है, क्योंकि इसमें सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक भौगोलिक तथ्यों को शामिल किया जाता है। संपूर्णता का तीसरी विशेषता है, प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आंशिक रूप से भूतकाल से निर्धारित हुआ है। किसी भी प्रदेश की वर्तमान संरचना, वर्तमान उसकी विशेषता वो आकस्मिक रूप से विकसित नहीं हुई है। वो उस प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को निर्मित करने में वहाँ भूतकाल में, भूगर्भिक काल में या पुरातात्विक काल में तीनों दृष्टि से
हुए प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उन प्रक्रियाओं के प्रभाव फलस्वरूप जो जो उस प्रदेश का विशेषताएं विकसित हुई, वो विशेषताएं उसके वर्तमान स्वरूप को भी निर्मित कर रही हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का फल वर्तमान प्रदेश है और वर्तमान प्रदेश का प्रभाव उसके भविष्यगत स्वरूप में भी दिखाई पड़ेगा। प्रदेश की चौथी विशेषता है कि प्रदेश की अवधारणा एक उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। प्रादेशिक भूगोलवेत्ता विभिन्न प्रदेशों और उप प्रदेशों का सीमांकन केवल इसलिए नहीं करता कि उसे अलग अलग छोटे बड़े या मध्यम आकार के प्रदेश बनाने या सीमांकित करने का विशेष शौक होता है, विशेष रुचि होती है, अपितु वो प्रदेश की अवधारणा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करता है। यह उद्देश्य क्या हो सकता है? यह उद्देश्य किसी भी प्रदेश के मानव समाज का कल्याण करना होता है। किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाली प्रादेशिक क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, उनको हल करना, उस प्रदेश के स्वरूप को समझकर, क्योंकि भूगोलवेत्ता या प्रादेशिक विधि का प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता उस क्षेत्र के भौतिक या प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को समग्र रूप से समझता है। तो वो ऐसा भूगोलवेत्ता या ऐसी प्रादेशिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति, विद्वान, उस प्रदेश के विकास के लिए उचित योजनाओं का निर्माण कर सकता है, ताकि वहाँ के लोगों का कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके। यही प्रदेश की अवधारणा का उपयोग है, उसका महत्व यही होता है। पांचवी विशेषता है, प्रदेश की अवधारणा भूगोल के क्षेत्रीय विभेदन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। हार्टशॉन नाम के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं, जो अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, उन्होंने प्रादेशिक भिन्नताओं प्रदेश की अवधारणा भूगोल के क्षेत्रीय विभेदन मतलब रीजनल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय भिन्नताओं के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। चूँकि भूगोल ऐसा विज्ञान है जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भूगोल के अलग अलग धरातल के अलग अलग क्षेत्र या प्रादेशिक इकाइयाँ अपनी अलग विशिष्टताएं लिए हुए होती हैं, अपनी अलग पहचान रखती हैं, और इस अलग अलग पहचान वाले प्रादेशिक इकाइयों के सीमांकन में जो सहायक तथ्य है, वो भूगोल में प्रयुक्त होने वाले प्रदेश की अवधारणा है। तो भूगोल के उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात क्षेत्रीय भिन्नताओं को देखना, समझना, उसमें प्रदेश की अवधारणा सहायक होती है। छठी विशेषता है प्रदेश की कि प्रदेश की अवधारणा भूगोल को संरचनात्मक एकता प्रदान करती है। भूगोल के क्रमबद्ध उपागम का अगर उपयोग करें या उस क्रमबद्ध उपागम को अंतिम अध्ययन की विधि मान ले भूगोल में, तो हम भूगोल को हम खंडित कर देंगे, क्योंकि भूगोल में पढ़े जाने वाले विभिन्न तथ्य और अलग अलग विज्ञानों में पढ़े जाने वाले तथ्यों में समानता हो जाएगी। फिर भूगोल के अस्तित्व को हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। भूगोल एक डुप्लीकेट विज्ञान होकर रह जाएगा। तो इस भूगोल की
भूगोल को विखंडन से बचाने के लिए भूगोल को एक अलग विषय बनाने में प्रदेश की अवधारणा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि भूगोल का जो जो अस्तित्व का आधार है वो ये है कि कोई एक प्रदेश में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक और मानव से जुड़े सांस्कृतिक तथ्यों का समग्र अध्ययन, संयोजित अध्ययन, जो किसी भी विज्ञान में किया नहीं जाता है। और यह समग्र अध्ययन ही भूगोल को अलग बनाता है बाकी विषयों से, और इस अलग समग्र अध्ययन को करने में प्रदेश की अवधारणा ही काम आती है। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रदेश एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है। शुरू में हमने थोड़ा वर्णन किया, जिक्र किया कि प्रदेश को कई भूगोलवेत्ता इसको व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव इकाई मानते हैं कि हम जैसी कल्पना करें वैसे प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश कोई निरी काल्पनिक वस्तु न होकर वो एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है, वो धरातल से जुड़ा हुआ होता है। किसी क्षेत्र में प्रकृति और मानव की विशेषताएं मिलकर प्रदेश का निर्माण करती हैं, इसलिए प्रदेश एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई होता है।